आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के नागार्जुना सागर असेंबली हलके के ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए इस हलके में अपने कब्जे को बरकरार रखा है। इस हलके से नुमाइंदगी करने वाले टीआरएस के रुकन एन नरसिम्हैया की अचानक मौत के बाद 17 अप्रैल को यहां ज़मीनी इंतखाब मुनक्किद हुआ था, जिसमें उनके फर्जंद एन भगत को टीआरएस से ने अपना उम्मीदवार बनाया था। आज वोटों की गिनती के बाद नतायज का ऐलान कर दिया गया, जिसमें भगत ने अपने करीबी हरीफ कांग्रेस के सीनियर कायद जाना रेड्डी को 18,478 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त देते हुए अपने वालिद की जगह वो खुद मुंतखब हो गए। इस तरह टीआरएस पार्टी ने साल 2018 के असेंबली इंतखाबात में इस हल्के में पहली बार कामयाबी हासिल की थी, जिसे बरकरार रखा गया। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती के अमल का आगाज हुआ। इब्तिदा से ही टीआरएस उम्मीदवार भगत हर राउंड में सबकत ले गए। 25 राउंड में वोटों की गिनती मुकम्मल की गई, जिनमें सिर्फ 3 राउंड के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार जाना रेड्डी को मामूली सबकत हासिल हुई थी। इसके बाद लगातार नतीजे के ऐलान तक टीआरएस उम्मीदवार ने अपनी सबकत बरकरार रखी। इस हल्के से बीजेपी को हजीमत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर रवि नायक की जमानत जब्त हो गई। ज़मीनी इंतखाब के ऐलान से कबल ही बीजेपी इस हल्के में कामयाबी के ख्वाब देख रही थी। दुबाक असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी के बाद बीजेपी के कायदीन नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में भी कामयाबी हासिल करने के लिए काफ़ी दौड़ धूप की। इसके लिए बीजेपी के कई मरकजी वुज़रा और रियासती कायदीन व अरकान पार्लियामेंट ने इस हल्के में काफ़ी मेहनत की, लेकिन नतीजे ने उन तमाम को मायूस कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार को इस हल्के से 7,676 वोट हासिल किए, जबकि टीआरएस को 89,804 89,804 और कांग्रेस को 70,932 वोट हासिल हुए। तेलुगु देशम भी यहां मुकाबले में थी। इसके उम्मीदवार को सिर्फ 1714 वोट हासिल हुए और आज़ाद उम्मीदवारों ने 2,915 वोट हासिल किए। ज़मीनी इंतखाब के नतीजे पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चीफ मिनिस्टर ने नागार्जुना सागर की आवाम को मुबारकबाद पेश की और उनका शुक्रिया अदा किया। ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి, అలాగే ఇన్ఛార్జిగా వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, అలాగే నాకు ఓటేసి ఆశీర్వదించిన నాగార్జున సాగర్ ఓటర్ మహాశయులందరికీ కూడా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముందుగా మా నాన్నగారు చనిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఆయన ఆశయాలు ముందు తీసుకెళ్తా అని చెప్పేసి ఈరోజు నన్ను ఆశీర్వదించి ముందుకు పంపించినటువంటి గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి, అలాగే నన్ను ఖచ్చితంగా ఈ నియోజకవర్గాన్ని మా నాన్నగారు ఏ ఆశయంతో అయితే ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఆ రోజు గెలిచిన తర్వాత ముందుకు నడిపిస్తున్నారో అట్లా ఖచ్చితంగా నడిపిస్తానన్న నమ్మకం నాపై ఉంచినందుకు నాగార్జున సాగర్ ఓటర్ మహాశయులందరికీ కూడా పేరు పేరున మరొకసారి నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఖచ్చితంగా మా నాన్నగారు ఏ ఆశయంతో అయితే గెలిచిన తర్వాత మీ అందరికీ తోడ్పాటుగా ఉంటూ సహకారంతో మీ మధ్యలోనే ఉంటూ ఏ విధంగా అయితే वजीर आला चंद्रशेखर राव ने टीआरएस पार्टी उम्मीदवार नोमुला भगत को हल्के नागार्जुना सागर के ज़मीनी इंतखाब में भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने पर अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वजीर आला ने कहा कि टीआरएस पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा। वजीर आला ने वाजे किया कि वो जल्द ही नौ मुंतखब एमएलए भगत के हमरा हल्के नागार्जुना सागर का दौरा करेंगे और वहां के लोगों को दरपेश मसाइल को हल करेंगे। वजीर आला ने कहा कि देवरकुंडा, नागार्जुना सागर, मिरियालगुड़ा, हुजूर नगर और कुडाड हल्के जात में अवाम को पानी की सरबराही के लिए हाल ही में मंजूरशुदा लिफ्ट इरीगेशन स्कीमात की जल्द से जल्द तकमील अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला ने इस मौके पर यकीन दहानी कराई कि पार्टी कायदीन की जानिब से इंतखाबात के दौरान उनके इल्म में लाए गए तमाम अवामी मसाइल को भी जल्द हल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि पार्टी के खिलाफ चंद मफाद परस्त अनासिर की जानिब से चलाई गई मुहिम को नाकाम बना दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि उनकी पार्टी दुगने जोश व खरोश के साथ अवामी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देने के अज़्म का इजहार करती है। वज़ीर आला केसीआर ने इस मौके पर जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार भगत को दिली मुबारकबाद पेश की। नागार्जुना सागर असेंबली हल्के में नाकामी के बाद कांग्रेस के सीनियर कायद ने इंतखाबी सियासत को अलविदा कह दिया। आज शाम उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने
अवाम के फैसले को कबूल करने का ऐलान किया। उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार जो एमएलए मुंतखब हुए हैं एन भगत उनको मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि पीसीसी प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर वर्किंग प्रेसिडेंट्स और कांग्रेस की टीम ने वहां उस हलके में काफ़ी सख्त मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि एक सीट जीतने से कोई हुकूमत बनने या गिरने का सवाल नहीं था, लेकिन जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये इलेक्शन काफ़ी जोश के साथ लड़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी के अहकाम पर नागार्जुना सागर हलके से इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उसूलों की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा था और अगर कांग्रेस पार्टी ने जितने वोट हासिल किए वहां पे ये अवाम की जीत है, क्योंकि वहां पर पूरी गवर्नमेंट मिशनरी को लगा दिया गया था। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में हार से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और जिस जोश से काम कांग्रेस के कारकुनों ने इन इंतखाबात में किया, वही जोश बरकरार रखते हुए आइंदा जनरल इलेक्शंस में काम किया जाए। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लिहाजा वो इंतखाबी सियासत को बल्कि सियासत को अलविदा कह रहे हैं। उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो सिर्फ इंतखाबी सियासत से दूर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी उम्र उन्हें सियासत में बरकरार रहने की इजाज़त नहीं देती। తర్వాత నేను ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన అంశమై ఒక్క మాటలో చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇవాళ ఒక్క సీటుతో ఇవాళ ప్రభుత్వాలను స్థాపిస్తామని కానీ ప్రభుత్వాలను పడగొడతామని కానీ ఇటువంటి ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం యొక్క పరిరక్షణ కొరకు ప్రజల్లో ఒక అవగాహన ఆలోచన కలగజేయటానికి ప్రజల్లో ఒక చైతన్యాన్ని కలగజేయటానికి ఈ ఎన్నికలు అవసరమని ఆ పార్టీ భావించింది, నేను భావించిన. అంతకంటే ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక ప్రోత్సాహం ఇవ్వటానికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక చైతన్యం కలగజేయటానికి, కాంగ్రెస్ పార్టీ క్యాడర్కు ఒక దీక్షభూని ముందుకు నడవటానికి వీలుగా ఈ ఎన్నికల్లో నేను పాల్గొంటాను. అంతకంటే ఇంకా మిన్నగా కాంగ్రెస్ పార్టీ హైకమాండ్ మా చైర్పర్సన్ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఆమె ఆలోచన మేరకు ఆమె ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేయవలసిన అవసరాన్ని గురించి హైకమాండ్ నాకు తెలియజేసిన మేరకు నా కర్తవ్యం. वजीर जंगलात इंद्रकरण रेड्डी ने कहा कि नागार्जुना सागर असेंबली हलके के नतीजे के बाद ये वाजे हो गया है कि रियासत में टीआरएस का कोई सानी नहीं है और तेलंगाना में बीजेपी को कोई मौका नहीं है, क्योंकि रियासत में होने वाले किसी भी इंतखाबात में टीआरएस को कामयाबी मिल रही है। नागार्जुना सागर असेंबली हलके के नतीजे ने यह भी वाजे कर दिया कि अवाम तरक्की और फलाही कामों की बुनियाद पर वोट देंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल से चंद्रशेखर राव हुकूमत ने रियासत में बड़े पैमाने पर तरक्की और अवामी बहबूद के कामों को अंजाम दिया है। रियासत का हर घर हुकूमत के फलाही स्कीमों से मुस्तफ़िद हो रहा है। फलाही स्कीमात की अमलावरी में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सरेफहरिस्त है और यहाँ की स्कीमात से मुतासिर होकर कई रियासतें इसकी तकलीद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नागार्जुना सागर के नतीजे ने यह भी वाजे कर दिया है कि यहाँ बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि खुद को टीआरएस का मुतबादिल होने का दावा करने वाले बीजेपी कायदीन के लिए ये नतीजे आंख खोल देने के लिए काफ़ी हैं। वजीर एक्साइज व सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से उन पर लगाए गए अराजी कब्जे के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए चैलेंज किया कि अगर वो 1 इंच ज़मीन पर कब्जा साबित करते हैं तो वो काबीना से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। बसूरत दीगर बंडी संजय को लोकसभा की रुकनीत के साथ पार्टी सदर के इस्तीफा पेश करने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि बंडी संजय के बयानात को सुनने और देखने के बाद हंसी आ रही है। किसी भी कायद की जानिब से कागज़ पर लिखे जाने वाले इल्ज़ामात को बंडी संजय आसानी के साथ पढ़ रहे हैं।
इस तरह की हरकत से बंडी संजय की छबियां खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय ने उनके खिलाफ अराजी कब्जे करने का जो इल्जाम आयद किया उसमें कोई सदाकत नहीं है। बंडी संजय ने जिस सर्वे नंबर का तस्करा किया, अगर इसमें पट्टे से हटकर जायज जमीन उनके कब्जे में पाई जाती है तो ऐसी सूरत में वो तमाम अराजी अतिया करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शख्सी तौर पर तनकीदें करना और गैर जरूरी इल्जाम आयद करना मुनासिब अमल नहीं है। उन्होंने बंडी संजय को मशवरा दिया कि वो अपने रवैये में तब्दीली लाएं। తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో ఆయన ఎక్కడున్నాడు, మేము ఎక్కడున్నామో ఒక్కసారి తెలుసుకోవాలి. ప్రజాప్రతినిధులే తెలంగాణ అనే పదాన్ని ఉచ్చరించడానికి అసెంబ్లీలో భయపడుతున్న రోజుల్లో కేసీఆర్ గారి వెంబడి మేము ఒక ఉద్యోగిగా ఉండి సంఘాన్ని స్థాపించి అనేక సంఘాలను స్థాపించడానికి కారకులమై మరి తెలంగాణ వస్తుందో రాదో కానీ వచ్చే వరకు ప్రాణం పోయినా సరే తెగించి కొట్టాలని చెప్పిన మేము टीआरएस के रुकन असेंबली बालका सुमन ने कहा है कि नागार्जुन सागर के नतायज के बाद बीजेपी कायदीन को सबक लेने की जरूरत है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात हो या फिर हाल ही में टीआरएस पार्टी पर की गई तनकीद हो, इसको बंद कर दें क्योंकि अवाम जान चुकी है कौन सी बातों पर भरोसा करना चाहिए। सुमन ने कहा कि बीजेपी कायदीन वजीर आला और वुजरा को निशाना बनाने के बजाय मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए वैक्सीन रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने की कोशिश करें। कांग्रेस कायदीन भी इस नताइज के बाद गैर जरूरी और झूठे इल्जाम लगाना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि नागार्जुन सागर में टीआरएस हुकूमत की तरक्की के कामों की वजह से जाना रेड्डी को शिकस्त हुई। सुमन ने अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि इंतखाबात में जो भी वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि नागार्जुन सागर असेंबली हलके के नतायज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी को जाहिर करते हुए नागार्जुन सागर ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार भगत की कामयाबी के बाद तेलंगाना भवन में टीआरएस के कायदीन और कारकुनों ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए मिठाइयां तकसीम की और बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात और तनकीदों का अवाम ने जवाब दिया और अवाम ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि उन्हें अपोजिशन पार्टियों पर कोई भरोसा नहीं है। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని మోడల్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. రెండోది నాగార్జున సాగర్ బై ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు అక్కడ దివంగత నేత నోముల నరసింహయ్య గారు మరణించిన సందర్భంలో అక్కడ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో మేమందరం పోయినప్పుడు చాలా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకులు అక్కడ వాళ్ళ పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ నుంచి మొదలుకుంటే వాళ్ళ ఎంపీలు కానీ మాజీ మంత్రులు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఇన్ఛార్జ్ కానీ ఎన్ని మాటలు మాట్లాడారు మీరందరూ చూశారు. ఓడిపోయే అభ్యర్థిని మేము పెట్టినామని చెప్పి ఇక రకరకాలుగా వాళ్ళ నోటికి వచ్చినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి అంశాలను కూడా మీరు చూశారు. నాగార్జున సాగర్ ప్రజలు స్పష్టమైనటువంటి తీర్పు ఈరోజు 7 మండలాలు 2 మున్సిపాలిటీల్లో కూడా మరి బ్రహ్మాండమైనటువంటి గెలుపు దిశగా మరి ప్రభుత్వ పార్టీ। आंध्र प्रदेश में हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भारी अक्सरियत के साथ तिरुपति लोकसभा हलके में कामयाबी हासिल करते हुए अपना कब्जा बरकरार रखा। वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर गुरुमूर्ति ने तेलुगुदेशम के अपने करीबी हरीफ पनाबका लक्ष्मी के खिलाफ 2,65,000 से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दे दी। वोटों की गिनती के दौरान हर राउंड में वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार को सबकत हासिल रही। गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले इस मरतबा वाईएसआर कांग्रेस ने तिरुपति लोकसभा से 40,000 वोटों से जायद की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। यहां से तेलुगुदेशम की उम्मीदवार पनाबका लक्ष्मी को 2,55,000 वोट हासिल हुए, जबकि बीजेपी ने इस हलके से सिर्फ 43,000 वोट हासिल किए। वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार को 4,70,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। जिले मेदक के मोसाईपेट मंडल अच्चमपेट हकीमपेट मजाफात में 1994 में किसानों को दी गई असाइंड अराजी को वजीर ईटला राजेंद्र ने जबरदस्ती छीन लेने की शिकायत पर जिले कलेक्टर की सदारत में तहकीकात का वजीर आला चंद्रशेखर राव ने हुक्म दिया था। इस सिलसिले में तहकीकात के बाद जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक हुकूमत ने गरीब पसमानदा तबकात वालों को दी गई करीब 66 एकड़ असाइंड अराजी पर जमुना हैचर्स ने कब्जा
किया है, जिसके सबूत मौजूद हैं। इसके अलावा इस असाइन अराजी पर फॉरेस्ट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए दरख्तों की कटाई की गई। ये इंकशाफ जिले फॉरेस्ट ऑफिसर ने किया है। इसके अलावा इस ज़रई अराजी पर नाला कानून के खिलाफ तामीराती काम करने का इस रिपोर्ट में इंदराज किया गया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीर सेहत ईटला राजेंदर को काबीना से बरतरफ कर दिया। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सिफारिश को गवर्नर ने कबूल करते हुए फौरी असर के साथ राजेंदर को काबीना से बरतरफ करने के अहकामात जारी किए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 7,89,168 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान 12,551 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। सबसे ज्यादा मुतासरीन हिंदुस्तान में मिले। यहां 3,92,000 मरीज कोरोना से मुतासिर पाए गए। इसके बाद ब्राजील में 60,013 और अमेरिका में 42,034 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। दुनिया में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंच गया है। अब तक 15 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 32,05,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 करोड़ 7 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो हिंदुस्तान में रिकॉर्ड 4,02,014 लोग मुतासिर पाए गए, जो माफ कीजिएगा, जुमे के रोज ये तादाद 4,02,014 थी और पिछले 24 घंटों में यानी हफ्ते के रोज ये घटकर 3,92,459 पर पहुंच गई। और पिछले 24 घंटों में दुनिया में जो सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं वो हिंदुस्तान में हुई है। यहां 3,684 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं तेलंगाना में कोविड-19 के 7,430 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,50,790 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,368 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 56 अमवात हुई हैं। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने डीआरडीओ की जानिब से गांधी हॉस्पिटल को 100 सिलेंडर हवाले किए हैं। इस मौके पर डीआरडीओ के ओहदेदार और गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट राजा राव मौजूद थे। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि गांधी हॉस्पिटल मुल्क का पहला हॉस्पिटल है जहां पर 650 आईसीयू बेड्स हैं। इस हॉस्पिटल में पड़ोसी रियासतों से भी मरीज इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल को ऑक्सीजन फराहम करने से मुतालिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह से नुमाइंदगी करने पर उन्होंने इससे मंजूरी दी है। किशन रेड्डी ने कहा कि ऑक्सीजन रेमडेसिविर तेलंगाना को ज्यादा मख्तस करने के लिए मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की जाएगी। वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस को ब्रेक करने की जिम्मेदारी अवाम पर है। मुस्बित केसेस वाले अफराद घर के बाहर ना निकलें ताकि दीगर अफराद महफूज रह सके। చాలా సీరియస్ అయిన తర్వాత ఇక ఎక్కడ కూడా డబ్బులు పెట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోలేని పరిస్థితుల్లో పేద ప్రజలందరూ కూడా చివరకు వచ్చేది గాంధీ హాస్పిటల్కు ట్రీట్మెంట్ కోసమే. కాబట్టి గాంధీ హాస్పిటల్లో ఎంత ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేసినా తక్కువనే ఉంటుంది. నాకు తెలిసినంత వరకు దేశంలో ఐసీయూ సంబంధించినటువంటి అతిపెద్ద హాస్పిటల్ ఈరోజు 650 బెడ్స్ ఐసీయూ బెడ్స్ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్, పెద్ద హాస్పిటల్ మన గాంధీ హాస్పిటల్. కాబట్టి దీనికి రెగ్యులర్గా గాంధీ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ అందడం లేదనేటువంటి ఒక తప్పుడు ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా రెగ్యులర్గా నేను కూడా పదే పదే రావడము, డాక్టర్లను పేషెంట్లను కలవడము, సిబ్బందిని కలవడం అనేటువంటిది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. ఇటీవల డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారితో మాట్లాడము, డిఆర్డీఓకి సంబంధించినటువంటి మరి డాక్టర్ సతీష్ రెడ్డి గారితో కూడా మాట్లాడి మాకు గాంధీ హాస్పిటల్ కొన్ని సిలిండర్స్ కావాలని రిక్వెస్ట్ చేయగానే మరి వారు డైరెక్టర్ జనరల్ మిజైల్స్ ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడి మరి వారు ఓకే చేశారు. వారు 100 ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ मिसाइल्स को वाड़ेటువంటి 5 टैंकर्स के साथ पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन जिसने ओडिशा के ओंगोल से अपने सफर का आगाज किया था, इतवार को तेलंगाना पहुंची। 5 खाली टैंकर सिकंदराबाद से 28 अप्रैल को भेजे गए थे। लिक्विड ऑक्सीजन के साथ भरे हुए ये टैंकर्स ओडिशा से सिकंदराबाद के लिए रवाना हुए। इनमें 124 MT टन ऑक्सीजन है। ये पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस है जो तेलंगाना के सिकंदराबाद पहुंची।
महफूज, रुकावट से पाक और तेज स्तर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की इंडियन रेलवेज की जानिब से शुरुआत की गई है, जिनके जरिए इस मुश्किल घड़ी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस कदम के तहत रोड रियासती हुकूमतों की दरख्वास्त पर ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रियासतों की ऑक्सीजन की ज़रूरियात की तकमील के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कोविड-19 से बेटे की मौत के बाद मां की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिले नागर कर्नूल के एरावली तांडे में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 55 साला जयपाल नायक जोपल्ली के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था और कलवाकुर्ती टाउन की विद्यानगर कॉलोनी में मुकीम था। 28 अप्रैल को वो कोरोना से मुस्बित पाया गया, जिसके बाद उसको इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बेटे की मौत की इत्तला पाकर उसकी मां जो 80 साला नेकू को दिल का दौरा पड़ा। मकामी अफराद के मुताबिक नेकू कई दीगर सेहत के मसाइल से भी दो चार थी। मां और बेटे की मौत पर गांव में गम की लहर दौड़ गई। कोविड से एक नौजवान की मौत के बाद उसकी लाश को जेसीबी मशीन की मदद से शमशान घाट मुंतकिल किया गया। ये वाकया तेलंगाना के जिले यादाद्री भुवनगिर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के रावी पहाड़ इलाके में इस नौजवान, जिसकी शिनाख्त प्राइवेट मुलाजिम नरेश के तौर पर की गई है, कोविड से मौत हो गई, जिसके बाद उसके अरकान खानदान ने इस वबा के पेश नज़र पीपीई किट्स पहनकर जेसीबी मशीन के जरिए उसकी लाश को शमशान घाट मुंतकिल किया, जहां उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। 10 दिन पहले नरेश इस वबा से मुस्बित पाया गया, जिसके बाद वो घर में ही अलग थलग रहकर इलाज करवा रहा था। तहां अचानक उसकी सेहत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। उसकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और उसकी बीवी हामिला है। इसके रिश्तेदारों ने ये बात बताई।
कोरोना से मरने वालों की आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर रिश्तेदार आगे नहीं आ रहे हैं तो कई मकामात पर खौफ ने दूसरों को भी करीब आने से रोक रखा है। ऐसे ही एक अफसोसनाक वाक़े में खातून की नाश को मोटरसाइकिल पर शमशान घाट मुंतकिल किया गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में पेश आया। चिरोता मामिडी मंडल के रेकोंडा से ताल्लुक़ रखने वाली 95 साला खातून की कोरोना से मौत हो गई। उसके अरकान ख़ानदान होम क्वारंटाइन में चले गए। इस दौरान उसकी आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए रिश्तेदार आगे नहीं आए, जिस पर खातून के पोतरे ने एक और शख्स के साथ मिलकर नाश को मोटरसाइकिल पर शमशान घाट मुंतकिल किया, जहां उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। तेलंगाना कानून साज असम्बली व काउंसिल के फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम का इंतकाल हो गया। मोहम्मद सलीम के इंतकाल पर बेशतर रियासती वज़रा बशमूल वज़ीर उमूर मुखन्ना प्रशांत रेड्डी, वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी, वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पला ईश्वर और दीगर ने ताज़ियत का इजहार किया। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा है कि तेलंगाना के प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स की इमदाद की स्कीम पर अमल में कई खामियां हैं, जिसकी वजह से बेशुमार मुस्तहिक असातिज़ा मदद से महरूम रहे। कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन खामियों और तकनीकी मसाइल को दूर किया जाए और असलाह के बाद तमाम मुस्तहिक टीचर्स व गैर तदरीसी स्टाफ के अरकान के लिए इमदाद को यकीनी बनाया जाए। जेएससी के रहनुमाओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस स्कीम में प्री प्राइमरी टीचर्स, पार्ट टाइम टीचर्स, गैर तदरीसी स्टाफ व शमूल सफाई कारकुनों को शामिल किया जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों फजलुर रहमान, खुर्रम, सैयद हैदर अली, मोहम्मद अहमद हुसैन और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिलहाल इन टीचर्स की मदद की गई जो सरकारी रिकॉर्ड में शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर ट्रेन टीचर्स हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा तादाद अनट्रेन टीचर्स और प्री प्राइमरी टीचर्स की है। इसके अलावा बड़ी तादाद में गैर तदरीसी स्टाफ भी बरसर खिदमत है और सख्त शराइत की वजह से उन अफराद का अहाता नहीं हो सका। जेएससी कायदीन ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स हकीकी मायने में समाज के मुअम्मार हैं और उनके साथ वबा के दुश्वार गुजार हालात में इंसाफ होना चाहिए। जेएससी लीडरों ने प्राइवेट स्कूलों की इंतजामिया के मसाइल भी उठाए और कहा कि तवील अरसे से वबा से मुतासिर होने की वजह से रियासत में सैकड़ों स्कूल्स बंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ शहर हैदराबाद में 200 से ज़्यादा स्कूल्स बंद हो चुके हैं। प्राइवेट स्कूल्स की इंतजामिया को इमारतों के किराए, बिजली के बिल और टैक्स अदा करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जेएससी लीडरों ने हुकूमत से ख्वाहिश की कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी एक राहत या इमदादी पैकेज दिया जाए। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इंटरमीडिएट इम्तहानात को मुलतवी कर दिया। रियासती वजीर आला तालीम ए सुरेश ने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस की वबा की वजह से सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हाईकोर्ट के मशवरे के मुताबिक हुकूमत ने इम्तहानात को मुलतवी करने का फैसला किया। हालात काबू में आने के बाद इम्तहानात मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महफूज माहौल में इम्तहानात मुनक्किद करने का मंसूबा है। कोरोना वायरस की वबा की वजह से तुलबा के साथ सरपरस्तों में भी तशवीश पाई जा रही है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने इंटरमीडिएट इम्तहानात को मुलतवी करने का फैसला किया है। महकमे लीगल मेट्रोलॉजी के अहदेदारों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ होलसेल मेडिकल शॉप्स पर बैक वक्त छापे मारे। इस मौके पर अहदेदारों ने मास्क और सैनिटाइजर्स को कीमत से कहीं ज़्यादा दामों पर फरोख्त करने पर जुर्माने आयद किए। उन्होंने मुतनब्बा किया कि ऐसी दवाएं फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिनको हुकूमत ने MRP से ज़्यादा दामों पर फरोख्त करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया था। इसके अलावा आवाम की शिकायत है कि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें जो बगैर मास्क और समाजी फासले की पाबंदी न करते हुए कोरोना के फैलाने का सबब बन रहे हैं। नलगुंडा की पुलिस ने एक शातिर धोखेबाज खातून को गिरफ्तार कर लिया जो मुख्तलिफ बहानों से लोगों को ठग लिया करती थी। इस शातिर खातून की शिनाख्त महेश्वरी उर्फ धरानी रेड्डी की हैसियत से की गई। पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए शादी के लिए रिश्ते ढूंढने के बहाने वो नौजवानों को रागिब करती, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हुए या धमकियां देकर रकम वसूल करती थी। इसके खिलाफ हैदराबाद के अलावा रियासत के कई पुलिस स्टेशनों में मुकदमात दर्ज हैं।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।